मैं टीडी महतो, डिपार्टमेंट इकोनॉमिक्स, एसबी कॉलेज चांडिल। आज मैं सेमेस्टर थर्ड पेपर नंबर GE 3, टॉपिक है एबिलिटी टू पे थ्योरी, कर देने की योग्यता का सिद्धांत के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो करारोपण में न्याय संबंधी सिद्धांतों में कर देने की योग्यता का सिद्धांत सबसे अधिक महत्वपूर्ण और मान्य है। एडम स्मिथ ने भी करारोपण के नियम में इसे ही प्रथम सिद्धांत का नाम दिया था। उनका यह सिद्धांत समता का नियम के नाम से प्रसिद्ध है। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को सरकार का शासन संबंधी तथा अन्य व्यय पूरा करने के लिए अपनी योग्यता या कर देने की योग्यता के अनुसार कर देना चाहिए। एक धनी व्यक्ति में कर देने की क्षमता अधिक होती है, अतः उसे अधिक कर देना चाहिए। एक निर्धन व्यक्ति कम कर दें क्योंकि उसकी कर देने की क्षमता कम होती है। वेस्टन के अनुसार क्षमता कर निर्धारण का एक नैतिक आदर्श सिद्धांत है। कोहन के अनुसार क्षमता नैतिक सुंदरता के विस्तृत सिद्धांतों की एक विशिष्ट प्रणाली है। यह सिद्धांत समाजवादियों के सिद्धांत के भी अनुकूल है। यह सिद्धांत न्याय पर आधारित है। हालांकि हर करदाता से उतना ही कर लिया जाता है जितना कि वह कर दे सकता है। किसी को अधिक कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाता है। समाज के किसी भी वर्ग के साथ अन्याय का व्यवहार नहीं किया जाता। अतः यह सिद्धांत बहुत लोकप्रिय हो चुका है। परंतु इस सिद्धांत की एक बहुत बड़ी कठिनाई यह है कि किसी व्यक्ति को कर देने की शक्ति को मापा कैसे जाए। इस कठिनाई को दूर करने के लिए या कर देने की योग्यता ठीक ठीक मालूम करने के लिए भिन्न भिन्न अर्थशास्त्रियों ने इनका दो दृष्टिकोणों से विचार किया है। नंबर 1, बाह्य पदार्थों को दृष्टि से या बाह्य पहलू, और दूसरा व्यक्तिगत दृष्टि से या आंतरिक पहलू। नंबर 1, बाह्य पदार्थों की दृष्टि से या बाह्य पहलू। जो अर्थशास्त्री बाह्य पहलू से मनुष्य की कर देने की सामर्थ्य का विचार करते हैं, उनके मतानुसार कर देने की योग्यता का आधार करदाता की आय, उसकी संपत्ति, परिवार के सदस्यों की संख्या तथा उसका व्यय हो सकता है। दूसरे शब्दों में, ये अर्थशास्त्र करदाता की कर देने की योग्यता बाह्य बातों द्वारा मापते हैं जो निम्नलिखित है। नंबर 1, करदाता की आय। करदाता की कर देने की योग्यता का पता उसकी मौद्रिक आय को देखकर लगाया जा सकता है। करदाता की आय जितनी अधिक होती है, वह उतना ही अधिक त्याग कर सकता है, लेकिन जिसकी आय जितनी कम होती है, वह उतना ही कम त्याग कर सकता है। इसलिए उसकी कर देने की योग्यता भी उतनी ही कम होती है। अतः जैसे जैसे करदाता की आय बढ़ती चली जाएगी,
वैसे वैसे उसकी कर देने की योग्यता भी बढ़ती चली जाती है। यह स्मरण रहे कि दो व्यक्तियों की मौद्रिक आय समान होते हुए भी उन पर आश्रित व्यक्तियों की संख्या, उसके वित्तीय उत्तराधिकार, उत्तरदायित्व तथा उपभोग की आदत में अंतर के कारण उनकी करदान योग्यताएं अलग अलग हो सकती है। फिर कुछ व्यक्ति अपनी आय अपने परिश्रम द्वारा अर्जित करते हैं, जबकि कुछ व्यक्तियों की आय आपकी पैतृक संपत्ति से प्राप्त होती है, यानी पिता द्वारा प्रदत्त संपत्ति से प्राप्त होती है। अतः आय किसी व्यक्ति की करदान योजना का एकमात्र माप नहीं है। नंबर 2, करदाता की संपत्ति। करदाता की संपत्ति भी कर देने की योग्यता का अच्छा माप बताई जाती है। इस सिद्धांत के अनुसार जिसके पास जितनी अधिक संपत्ति है उससे उतना ही अधिक कर लेने का उचित, परंतु संपत्ति कर लेने का उचित आधार नहीं है, क्योंकि समाज में बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जिसकी आय को बहुत है, परंतु उनके पास संपत्ति बिल्कुल भी नहीं है। फिर समान आकार प्रकार की संपत्ति से समान आय प्राप्त नहीं होती है। इससे अतिरिक्त संपत्ति का वास्तविक मूल्य भी आंकना संभव नहीं है। इस प्रकार के आधार का एक परिणाम यह भी हो सकता है कि एक ओर तो करारोपण अन्यायपूर्ण हो जाए और दूसरी ओर व्यक्ति देश में संपत्ति एकत्रित करने के लिए हतोत्साहित हो। इस कारण यह आधार भी न्यायसंगत नहीं। साथ ही समाज में ऐसे भी बहुत से व्यक्ति होते हैं जिनकी आय तो अधिक होती है, परंतु वे मितव्ययी नहीं होते, जिसके परिणाम स्वरूप उनके पास संपत्ति नहीं होती। ऐसी स्थिति में संपत्ति को कर देने की क्षमता का आधार मानना मितव्ययिता पर कर लगाना है, जिसके प्रभाव अनार्थिक होंगे। नंबर 3, करदाता का व्यय। कुछ अर्थशास्त्रियों का मत है कि उपभोग या करदाता का खर्च का परिणाम उसकी कर देने की योग्यता का अच्छा माप है। जो व्यक्ति अधिक खर्च करते हैं वे अधिक कर देते हैं। इस तरह व्यक्तिगत उपभोग पर लगाया गया कर योग्यता के नियम को संतुष्ट करता है, परंतु नियम व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि यदि एक मनुष्य अधिक खर्च करता है तो यह आवश्यक नहीं है कि वह अधिक कर भी दे सकता है। एक मनुष्य का परिवार किसी दूसरे मनुष्य की अपेक्षा अधिक बड़ा होने से वह दूसरों की अपेक्षा अधिक व्यय करेगा, परंतु उसके मुकाबले में इसकी कर देने की योग्यता बहुत कम होगी। यदि इस व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की तुलना में अधिक कर ले लिया जाए तब वास्तव में यह न्यायसंगत नहीं होगा। फिर उपभोग के अनुसार कर लगाने से व्यक्तियों को अपना उपभोग कम करना पड़ेगा, जिससे सने सने धीरे धीरे उनकी कार्यक्षमता कम हो जाएगी और देश के उत्पादन पर उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। नंबर 4, परिवार के सदस्यों की संख्या। केवल आय की अधिकता से यह नहीं समझ लेना चाहिए कि
वह अधिक दर दे सकता है, क्योंकि अगर एक व्यक्ति की आय अधिक है और साथ ही परिवार काफी बड़ा है तो उसकी आय का अधिकांश भाग उपभोग पर व्यय हो जाएगा, जिसके कारण उसके पास शेष धन बहुत कम बच पाता है। दूसरी ओर वह व्यक्ति जिसकी आय तो कम है लेकिन साथ ही वह खाने वाला भी अकेला है, तो ऐसी दशा में दूसरे व्यक्ति की आय से कम होते हुए भी उसकी कर देने की योग्यता अधिक होगी। नंबर 2, व्यक्तिगत दृष्टि से या आंतरिक पहलू। जो अर्थशास्त्री कर देने की सामर्थ्य का विचार आंतरिक पहलू से करते हैं, उनके मतानुसार करदाता की कर देने की योग्यता का अनुमान उसके कष्ट उठाने, असुविधाओं को सहन की शक्ति तथा त्याग करने से लगाया जाता है। इसका कारण यह है कि करदाता को कर देने में संतोष को त्यागना पड़ता है तथा कुछ कष्ट उठाना पड़ता है। त्याग के संबंध में 3 विचार प्रचलित है जो कि निम्नलिखित है। नंबर 1, समान त्याग का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी ऑफ सैक्रिफाइस। इस सिद्धांत के अनुसार कर के द्रव्य भार को इस प्रकार बांटना चाहिए कि प्रत्येक करदाता को समान या बराबर त्याग करना पड़े या उन पर कर का वास्तविक भार समान पड़े। अर्थात कर प्रणाली इस प्रकार की होनी चाहिए कि जिसमें प्रत्येक करदाता को समान कष्ट या त्याग सहना पड़ता है। इस सिद्धांत के अनुसार कर प्रणाली समानुपातिक प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। यदि एक समय पर 5 पैसे कर लिया जाता है तब 50 रुपये, 250 पैसे और 100 रुपये पर 500 पैसे कर के रूप में लिए जाने चाहिए। इस तरह आय के बढ़ने के साथ साथ कर की मात्रा भी बढ़ती जाती है। मिल के अनुसार राजनीति के एक सिद्धांत के रूप में समानता का अर्थ यह है कि सरकार के व्यय में प्रत्येक व्यक्ति का भाग इस प्रकार निर्धारित किया जाए कि उससे अपने अंशदान से अन्य व्यक्तियों के अंशदान की तुलना में कम या अधिक असुविधाओं की अनुमति न हो। डाल्टन के शब्दों में करारोपण के प्रत्यक्ष द्रव्य भार या वितरण इस प्रकार होना चाहिए कि प्रत्येक करदाता पर प्रत्यक्ष वास्तविक भार समान हो। यदि करारोपण का आधार आय को स्वीकार कर लिया जाए तो समान त्याग प्राप्त करने के लिए निम्न 3 परिस्थितियों की कल्पना की जा सकती है। नंबर 1, यदि आय तीव्रता से बढ़ती है जिसके कारण आय की सीमांत उपयोगिता तीव्रता से गिरती जाती है। समान त्याग के सिद्धांत के अनुसार प्रगतिशील करारोपण होना चाहिए, अर्थात आय की वृद्धि के साथ व्यक्ति की अधिक अनुपात में कर देना चाहिए। यह प्रवृत्ति पिछले हम लोग चर्चा कर चुके हैं। नंबर 2, यदि आय में सने सने वृद्धि होती है
जिसके कारण आय की सीमांत उपयोगिता भी सने सने गिरती जाती है, तो त्याग की समानता प्राप्त करने के लिए आनुपातिक करारोपण होना चाहिए। वास्तव में करारोपण के अंतर्गत त्याग की समानता अधिक स्पष्ट धारणा नहीं है, क्योंकि यह मालूम करना बहुत कठिन होता है कि किसी व्यक्ति विशेष से कर का भुगतान करने पर किस मात्रा में संतुष्टि का त्याग करना पड़ता है, या एक व्यक्ति के त्याग की मात्रा दूसरे व्यक्ति की त्याग की तुलना में कितनी कम या अधिक है। परंतु पिगू इस कठिनाई को महत्वहीन बताते हुए लिखा है कि जीवन के साधारण कार्यों में, जबकि यह मानते हुए कि व्यक्तियों के स्वभाव और पद्धति में भिन्नता है, जातीय भिन्नताएं, आदतों, प्रशिक्षण आदि की भिन्नताएं होती है, हम हमेशा यह मान लेते हैं कि प्रत्येक रूप से एक से व्यक्तियों के समूह पर समान परिस्थितियों का लगभग समान मानसिक प्रभाव पड़ेगा। यदि समान त्याग का अर्थ सभी व्यक्तियों द्वारा समान मात्रा में कर की अदायगी से लिया जाए, तो यह अन्यायपूर्ण सिद्ध होगा, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के लिए आय की सीमांत उपयोगिता या कर देने की योग्यता अलग अलग होती है। फिर किसी व्यक्ति द्वारा उठाई गई हानि या त्याग का ठीक ठीक अनुमान लगाना कठिन है। नंबर 2, समानुपातिक त्याग का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शन सैक्रिफाइस। इस सिद्धांत के अनुसार करदाताओं पर कर का भार समान नहीं, वरन उन्हें जो द्रव्य में लाभ प्राप्त होता है इसके समानुपातिक होना चाहिए। अर्थात कर निर्धारण आनुपातिक नहीं बल्कि प्रगतिशील होना चाहिए। इस प्रकार का कर प्रणाली में मनुष्य की आमदनी में वृद्धि के साथ ही साथ कर की दर भी बढ़ाई जाती है। इस सिद्धांत से यह मान लिया जाता है कि मनुष्य की जैसे जैसे आमदनी बढ़ती जाती है, उसकी त्याग करने की शक्ति बढ़ती जाती है, क्योंकि इसके लिए निर्धन की अपेक्षा द्रव्य की उपयोगिता कम हो जाती है। इसलिए इस सिद्धांत के अनुसार यदि त्याग समानुपातिक करना है, तब जैसे जैसे आमदनी में वृद्धि होती है, त्यों त्यों राज्य को कर की दर को बढ़ा देना चाहिए। यह तरीका इस कारण न्याय संगत समझा जाता है, क्योंकि धनिकों को न केवल कुछ मात्रा ही अधिक देनी पड़ती है, बल्कि उन्हें कर की प्रतिशत भी अधिक देनी पड़ती है। नंबर 3, न्यूनतम त्याग का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एग्रीगेट सैक्रिफाइस। कार्लर, एजवर्थ, मार्शल, पिगू, डाल्टन आदि इस सिद्धांत के मुख्य समर्थक है। इस सिद्धांत के अनुसार कर निर्धारण इस प्रकार होना चाहिए कि सब करदाताओं द्वारा जो कुल त्याग किया जाए उसकी मात्रा कम से कम हो तो सामाजिक लाभ भी अधिकतम हो। यह तभी संभव है जबकि प्रत्येक व्यक्ति से कर वसूल न होकर केवल एक न्यूनतम सीमा से ऊंची आय वालों से ही प्रगतिशील कर लिया जाए, क्योंकि मनुष्य की आय जितनी अधिक बढ़ती जाती है, अंतिम इकाइयों की उपयोगिता उतनी ही कम हो जाती है, जिससे उस रकम की
कर के रूप में वसूल करने पर उसे कम से कम संतोष का त्याग करना पड़ता है। इस सिद्धांत के अनुसार जिसका कंधा जितना भारी उस पर उतना ही बोझ डालना चाहिए, अर्थात गरीब व्यक्तियों से कर वसूल नहीं होना चाहिए, वरन करारोपण में न्याय की समस्या धनियों से अधिकाधिक कर वसूल होना चाहिए। जब धनी वर्ग से अधिक कर लिया जाता है तब उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति का तो त्याग नहीं होता, वरन वह धन जो विकास की वस्तुओं पर व्यय किया जा रहा है उस पर रोक अवश्य लग जाती। अतः यदि धनी वर्ग से अधिक और निर्धन वर्ग से बिल्कुल ही नहीं या बहुत कम कर वसूल किया जाए तब सरकार अधिकतम सामाजिक लाभ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज या समान कल्याण को बढ़ाने के उद्देश्य की भी पूर्ति कर सकेगी। परंतु इस प्रकार के सिद्धांत के आधार पर कर निर्धारण करने में सबसे बड़ा दोष यह है कि धनी व्यक्ति अधिक काम करके अधिक धन उत्पन्न करने के लिए हतोत्साहित होंगे, जिससे समाज में बचत या धन का संचय कम हो जाएगा। किसी देश में धन के संचय में कमी होने पर अंततः देश की राष्ट्रीय आय भी कम हो जाती है। अतः राज्य की कर प्रणाली इस प्रकार निर्धारित करनी चाहिए या कर का भार विभिन्न वर्गों पर इस प्रकार विभाजित करना चाहिए कि वर्तमान तथा भावी धनोत्पत्ति का धन की बचत पर बुरा प्रभाव न पड़े। उपरोक्त त्याग के सिद्धांत में एक बहुत बड़ा दोष यह है कि करदाता कर के रूप में जो त्याग करता है वह भावात्मक होता है, जिसे मापा नहीं जा सकता। त्याग मानसिक स्थिति से होता है। इस कारण से कर देने की सामर्थ्य को मापने के लिए त्याग का आधार स्वीकार नहीं किया जा सकता है। कर देने की सामर्थ्य को मापने का आधार आंतरिक नहीं वरन बाहरी होना चाहिए। अतः इस दशा में बाह्य पहलू ही अधिक मान्य है। आज का क्लास यहीं पर अंत करते